जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने शनिवार को मंजूरी दे दी। गुरुवार को राज्य के दर्जे की बहाली के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया था। डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र को अपना वादा पूरा करना चाहिए और राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। ये हमारा अधिकार है। हम वही मांग रहे हैं जो उन्होंने पहले ही वादा किया था। इस मांग को लेकर उमर अब्दुल्ला 2 दिन से दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। भाजपा ने 8 राज्यों की 25 सीटों पर उपचुनाव के लिए शनिवार शाम प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। इसमें 24 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट शामिल है। भाजपा ने वायनाड सीट से नाव्या हरिदास को टिकट दिया है। उनका मुकाबला कांग्रेस की प्रियंका गांधी से होगा। बता दें कि कुल 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट के साथ 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। वहीं महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। दिल्ली के वेलकम इलाके में 2 गुटों में झगड़े के बाद फायरिंग हो गई। इस गोलीबारी में एक लड़की को गोली लगने की खबर है। बताया जा रहा है कि इस झगड़े में करीब 20 राउंड गोली चली है। दोनों ही पक्षों का जीन्स बनाने का काम है। पुलिस को घटना की जानकारी मिली। पुलिस के मुताबिक वेलकम के राजा मार्केट में फायरिंग हुई है। राजा मार्केट में मकान नंबर 108 और 110 Z सेकंड में जीन्स की होलसेल की दुकान है। दोनों दुकानों के मालिक के बीच पैसे को लेकर झगड़ा हुआ। उसके बाद फायरिंग हुई। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी और डी की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित किया, जिसमें नारनौल के मुकेश का ग्रुप सी और ग्रुप डी में चयन हुआ। ग्रुप सी में उनका चयन पटवारी के लिए हुआ था। मोबाइल पर 2 सरकारी नौकरियों में चयन का मैसेज आया तो परिजनों की आंखें नम हो गई, क्योंकि मुकेश की मौत रिजल्ट से 47 दिन पहले ही हार्ट अटैक से हो गई थी। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मुकेश का जन्मदिन था। उनके परिवार का कहना है कि अब हम इन नौकरियों का क्या करेंगे जब कोई नौकरी करने वाला ही नहीं है। गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि IPO 23 अक्टूबर को ओपन होगा। निवेशक इस इशू के लिए 25 अक्टूबर तक बिडिंग कर सकते हैं। 30 अक्टूबर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे। इस इशू के जरिए कंपनी 554.75 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी 325 करोड़ के फ्रेश शेयर इशू करती है। इसके लिए कंपनी 325 करोड़ के फ्रेश शेयर इशू कर रही है, जबकि कंपनी के मौजूदा निवेशक ऑफर्स फॉर सेल यानी OFS के जरिए 229.75 करोड़ के शेयर बेच रहे हैं। वहीं मैक्सिमम 13 लॉट यानी कि 546 शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 192 इन्वेस्ट करने होंगे। कंपनी ने इशू का 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व रखा है। इसके अलावा करीब 35% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स और बाकी का 15% हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के लिए रिजर्व है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास पर शनिवार 19 अक्टूबर को कैसरिया में ड्रोन हमला किया गया। अच्छी बात रही कि हमले के समय प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनका परिवार वहां मौजूद नहीं था। इजरायली खुफिया और IDF का मानना है कि इस हमले के पीछे लेबनान स्थित हिजबुल्लाह का हाथ है। हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने X पर पोस्ट कर लिखा, ईरान के जिन एजेंटों ने मेरी और मेरी पत्नी की हत्या करने की कोशिश की, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है। इससे दुश्मनों के खिलाफ जारी लड़ाई नहीं रुकेगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने आगे कहा, मैं ईरानियों और उनके सहयोगियों से कहता हूं कि जो कोई भी इजराइल राज्य के नागरिकों को नुकसान पहुंचाएगा उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम आतंकवादियों का सफाया करना जारी रखेंगे और गाजा में अपने बंधकों को वापस लाएंगे। इसके अलावा उत्तर में अपने लोगों को वापस लेकर आएंगे। हम निर्धारित
सभी युद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और हम क्षेत्र में पीढ़ियों के लिए सुरक्षा वास्तविकता को बदल देंगे। हम एक साथ लड़ेंगे और भगवान की मदद से हम एक साथ जीतेंगे। दिल्ली की रोहिणी स्थित प्रशांत विहार इलाके में सोमवार को धमाके की तेज आवाज़ सुनाई दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये धमाका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के स्कूल की दीवार के पास हुआ। धमाके के तुरंत बाद धुएं का एक बड़ा गुबार देखा गया, जिससे स्थानीय लोग दहशत में आ गए। रोहिणी के डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि धमाके की असल वजह का पता लगाने के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि धमाका किस प्रकार का था और उसका स्रोत क्या था। डीसीपी ने कहा कि विशेषज्ञ टीम घटना की विस्तृत जांच कर रही है और जल्दी स्थिति स्पष्ट होगी। धौलपुर में नेशनल हाईवे 11B पर तेज रफ्तार बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि बस का ड्राइवर घायल हो गया। उसे धौलपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार सभी लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। मरने वालों में 8 बच्चे बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी डेड बॉडी को बाड़ी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया है। बाड़ी कोतवाली थाने के एसएचओ शिवलहरी मीणा ने बताया कि गुमट निवासी इरफान उर्फ बंटी 38 उर्फ बब्बू का टेम्पो था। सुन्नीपुर के पास बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में 3 महिला और 8 बच्चों समेत 12 लोगों की मौत हो गई।